हेलो गाइस, ये है वाईजी लॉ और आज हम पढ़ेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जो कि एक तरह की मैट्रिमोनियल रेमेडी होती है। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स से आप क्या समझते हो? देखो, आप मानो एक आदमी है, ये हस्बैंड है, और एक औरत है, ये वाइफ है। इन दोनों की शादी एकदम सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और वाइफ हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है, तो हस्बैंड हो जाता है उदास। हस्बैंड जाता है कोर्ट के पास। हस्बैंड कोर्ट के पास जाके बोलता है कि मेरे को मेरी वाइफ वापस चाहिए। तो उसकी वाइफ को वापस लाने के लिए कोर्ट एक डिक्री पास करता है। वो डिक्री होती है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री, वाइफ के अगेंस्ट पास होती है। वो डिक्री बोलती है कि वाइफ आप जाओ हस्बैंड के पास वापस, क्योंकि आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं था, आपने शादी करी, आप उसको छोड़ के चले गए, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है अपना एज अ वाइफ रिश्ता निभाना। अब ज़रूरी नहीं है हस्बैंड ही कर सकता है फाइल, यहाँ मैंने एग्जाम्पल में हस्बैंड लिया है। अगर हस्बैंड वाइफ को छोड़ के भग जाए तो वाइफ फाइल कर सकती है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए। तो दोनों के लिए होती है ये रेमेडी जो होती है। अब देखो, इंडियन सोसाइटी में शादी एक बड़ा कमिटमेंट होता है, ठीक है। आज भी शादी को काफ़ी सीरियसली लिया जाता है। अभी भी अपन वो वेस्टर्न कल्चर जैसे नहीं हुए कि बस आज शादी करी, कल डिवोर्स लो, परसों दोबारा शादी की। मोस्टली शादी इंडिया में चलती है लंबे टाइम तक, तो कोर्ट भी वही अप्रोच लेता है कि शादी चले। तो जो मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ हैं वो भी कुछ इसी तरह से डिज़ाइन की गई हैं। सबसे पहली होती है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, मतलब सबसे पहले कोर्ट ट्राई करता है कि ज़बरदस्ती ही सही, थोड़ी सी ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन वापस वो कपल साथ में हो जाए। क्योंकि एक जब शादी टूटती है तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे। मान लो अगर बच्चे हों उनके तो बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और बच्चे ना भी हों तो इंडिविजुअल्स पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, उनके आपस के परिवारों में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि डिवोर्स होना अभी भी थोड़ी अच्छी बात नहीं मानी जाती है इंडिया में। दूसरी चीज़ होती है जुडिशियल सेपरेशन। अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स नहीं हो रहा तो कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन कर देता है कि भाई अलग अलग रहो, शादी तुम्हारी अभी भी है लेकिन तुम अलग अलग रहो, एक बार सिंगल लाइफ का टेस्ट लो, क्या पता उन्हें अलग अलग रह के ऐसा रियलाइज़ हो जाए कि भाई हमारी तो शादी ही ठीक थी। तो ये दूसरी अप्रोच होती है कोर्ट की, और ये दोनों काम नहीं करती तो फाइनली डिवोर्स दे दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की। अगर हस्बैंड या वाइफ रीजनेबल एक्सक्यूज़ के बिना दूसरे की सोसाइटी से विड्रॉ कर लेते हैं, तो जिसकी सोसाइटी से विड्रॉ किया गया है, जो अग्रीव पार्टी है, वो अप्लाई कर सकती है एक पिटिशन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के। और कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो गया कि हाँ भाई इनफैक्ट कोई एक्सक्यूज़ नहीं था, ऐसे फालतू ही भाग गया सामने वाला, तो वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री पास कर देता है इसके फेवर में, अग्रीव पार्टी के फेवर में और दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में। और एक और बात ध्यान रखना कि जो डिक्री होती है ना रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, वो पास होती है ऑर्डर 21 रूल 32 ऑफ सीपीसी। ये डिक्री ऐसे ही नहीं होती, मतलब इस डिक्री का मतलब नहीं कोर्ट ने डिक्री पास करी और आपने माना माना नहीं माना नहीं माना। इसके रिपरकशंस होते हैं। जो इंसान भाग गया उसकी प्रॉपर्टी वगैरह अटैच कर लेते हैं, तो मतलब ये डिक्री ऐसे खाली धमकी नहीं होती है, ठीक है। कुछ इम्पैक्ट होता है इस डिक्री का, ये इम्पैक्ट होता है, ये वाली बात आप ध्यान रखना, आगे काम आएगी, इंपॉर्टेंट है डिस्कशन के लिए। तो अगर अपन डेफिनेशन वापस देखें तो क्या क्या चीज़ें थी? रीजनेबल एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, विड्रॉ होना चाहिए सोसाइटी में दूसरे की से, और कोर्ट सेटिस्फाई होना चाहिए ट्रुथ के लिए। तो इसको अगर अपन डिवाइड करें तो 4 चीज़ों में डिवाइड हो जाएंगी, एक एक्स्ट्रा मैंने जोड़ दी। सबसे पहला कि स्पाउस हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द पिटिशनर। एक इंसान ने दूसरे की सोसाइटी से विड्रॉ किया। दूसरे की सोसाइटी से विड्रॉ मतलब छोड़ के जाना ही होता है बेसिकली। विड्रॉइंग फ्रॉम सोसाइटी ऑफ अदर मीन्स विदाउट एनी रीजन terminating an existing relationship with the intention of forsaking the other and permanently or indefinitely abandoning such relationship। मतलब अपनी शादी अबैंडन कर दिया आपने। अगर हस्बैंड और वाइफ अलग अलग रह रहे हैं तो उसको विड्रॉल फ्रॉम ईच अदर सोसाइटी नहीं बोलेंगे। अगर वो रेगुलर सोशल और कॉन्जुगल का मतलब होता है जो भी रिलेशनशिप शादी से रिलेटेड होती है ना, साथ रहना, सेक्स वगैरह जो भी, वो कॉन्जुगल रिलेशनशिप होती है। तो अगर वो रेगुलर सोशल कांटेक्ट और कॉन्जुगल रिलेशनशिप अगर बना के रख रहे हैं अपनी, तो वो अलग अलग भी रहेंगे तो भी वो विड्रॉइंग फ्रॉम सोसाइटी ऑफ अदर नहीं होगा। क्योंकि कई बार देखो वर्क रीजन, कोई भी रीजन से काफ़ी टाइम तक पति पत्नी अलग अलग रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो एक दूसरे को अबैंडन करके चले गए हैं। उन्होंने अपने रिलेशनशिप बना के रखी है, अपनी कॉन्जुगल और सोशल दोनों रिलेशनशिप उन्होंने बना के रखी है, तो वो विड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी नहीं होगा। मान लो जो स्पाउस है उसने विड्रॉ करा सोसाइटी से, लेकिन उसके पास कोई रीज़न है, तो ये हमारी दूसरी चीज़ हो गई। कोई रीज़न नहीं होना चाहिए, कोई रीजनेबल एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए उस विड्रॉल का। अगर रीजनेबल एक्सक्यूज़ है तो बर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाले इंसान पे होगा जो छोड़ के गया है, कि प्रूफ करो क्या रीजनेबल एक्सक्यूज़ है। अब जैसे एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल मान लो, आप वाइफ है वर्किंग, ठीक है, और वो अपनी जॉब से रिज़ाइन नहीं करना चाहती, और लेकिन हस्बैंड रहता है दूसरे शहर में, और हस्बैंड चाहता है वो उसके जॉब से रिज़ाइन करके उसके पास आके रहे।
तो ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड जाके कोर्ट को नहीं बोल सकता कि मेरी वाइफ को डिक्री पास करो, मेरी वाइफ के अगेंस्ट उसको मेरे पास लाओ, क्योंकि वाइफ के पास एक रीजनेबल एक्सक्यूज़ है। वो अपनी वर्क लाइफ छोड़ के रिज़ाइन करके तुम्हारे साथ रहे, इसके लिए नहीं है कोर्ट और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। अगर वो ऐसे ही भग गई हो या वो पति ऐसे ही भग गया हो तो आप जा सकते हो डिक्री के लिए। तो विड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज़। अभी अगर वाइफ वर्किंग है तो उसके पास रीजनेबल एक्सक्यूज़ है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, अगर वो स्पाउस रेगुलर और फ्रीक्वेंट सोशल और कॉन्जुगल रिलेशनशिप बना के रखेगा तो ही। अगर वो वैसे अबैंडन कर देता है कि नहीं मैं कोई रिलेशनशिप भी बना के नहीं रखूँगा, तो फिर वो विड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी हो जाएगा। ये जो सारी बातें हैं कि विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज़ विड्रॉ किया सोसाइटी से, कोर्ट इस चीज़ में विश्वास करना चाहिए, ठीक है, मतलब प्रूव करना पड़ेगा आपको कोर्ट में जाके, और कोई लीगल ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करते डिक्री रिफ्यूज़ करने के। मान लो ये जो कपल है उनमें से एक पर्सन भाग गया है, ठीक है, इनमें से एक इंसान भाग गया है छोड़ के, तो ये दूसरे इंसान के पास ये सब तो ठीक है, भले ही उसके पास रीजनेबल एक्सक्यूज़ नहीं हो विड्रॉ करने का, लेकिन अगर उसके पास कोई और लीगल ग्राउंड है रिफ्यूज़ करने का डिक्री, तो भी डिक्री पास नहीं करेगा कोर्ट। तो ये तो कोर्ट में आके बताएगा सामने वाला इंसान वैसे भी। तो बेसिकली 4 कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती हैं तो कोर्ट दे देगा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री जो इंसान छोड़ के गया सोसाइटी उसके अगेंस्ट। देखो अब आप एक लॉयर हो तो लॉयर की तरह सोचा करो। मैं जो पढ़ाता हूँ ना उसमें भी क्रिटिकल थिंकिंग से सोचा करो कि मैं गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये पकड़ने की ट्राई किया करो, या मैं लॉजिक तो नहीं बना रहा हूँ, ये भी पकड़ने की ट्राई किया करो। वैसे मुश्किल ही पकड़ पाओगे, गलती मेरे से भी होती है, क्या पता कभी पकड़ भी लो। लेकिन अभी आपने एक बात पकड़ी कि मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर 21 रूल 32 ऑफ सीपीसी में डिक्री पास होती है जिसके रेपरकशंस होते हैं, प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाती है। पहली बात तो किसी की शादी में दखल दे रहे हो, वो अपनी शादी जो भी इंसान है लड़का लड़की छोड़ के जा रहा है जा रही है तो वो रहना नहीं चाहता, ठीक है, तो आप बोल रहे हो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। कॉन्जुगल का मतलब होता है सारी मैरिटल रिलेशनशिप मेंटेन करना जिसमें सेक्स भी आ गया। तो आप सामने वाले इंसान को जो शादी में रहना ही नहीं चाहता उसको बोल रहे हो कि तू शादी में जाके रह, अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशन पूरी कर और सेक्स भी कर, और अगर तूने नहीं करी तो तेरी प्रॉपर्टी हम अटैच कर लेंगे। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये थोड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? मतलब है ना यार, सामने वाले पर्सन की भी तो ऑटोनॉमी होती है। कोर्ट ने तो बोल दिया डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट पास्ड अगेंस्ट वाइफ, लेकिन वाइफ अगर आके बोले कि कोर्ट व्हाट अबाउट माय राइट्स एंड फ्रीडम अंडर आर्टिकल 21 या आर्टिकल 19, ठीक है, उसकी बॉडी पे उसका हक है, राइट टू लाइफ में राइट टू बॉडी भी आता है ना, तो वो क्यों जाके अपने पति के साथ सेक्स करे, मैरिटल ऑब्लिगेशंस निभाए, जब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहा है कोर्ट? क्योंकि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी हो रहा है, रिपरकशन भी हो रहा है, ऐसे खोखी डिक्री तो है नहीं ना, डिक्री का कुछ वैल्यू है। वो डिक्री अगर फॉलो नहीं की तो वाइफ के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए ना। तो यही सवाल कोर्ट में उठा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9। पहला केस है इसमें टी सरीथा वर्सेस टी वेंकट सुबैया, 1983 का केस है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का एक केस है और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस सेक्शन को वायलेटिव माना, आर्टिकल 21, 19 और 14। अब ये तीनों देखो भाई बहन है, 21, 19, 14 एक आता है तो दोनों गाड़ी पकड़ लेते हैं कि हम भी चलते हैं सर साथ में। तो ये तीनों का वायलेटिव माना। इसको बोला गया अनसिविलाइज्ड, बार्बरस और एन इंजन ऑफ ऑपरेशन। कोर्ट ने रीजनिंग दी कि सेक्सुअल कोहैबिटेशन इंटीग्रल पार्ट होता है डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का। तो डिक्री बेसिकली बोलती है कि अदर पर्सन को अपने स्पाउस के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पड़ेगा। डिक्री ऑटोनॉमी ले लेती है उस इंसान की खुद की बॉडी से, ठीक है, और इससे ज़्यादा डिग्रेडिंग कोई बात नहीं होती कि लॉ के थ्रू आप एक सेक्स एक्ट करवा रहे हो किसी से उसकी खुद की बॉडी से। तो ये इससे ज़्यादा डिग्रेडिंग कुछ नहीं होता, ऐसा कोर्ट का मानना था। और आर्टिकल 14 के वायलेटिव इसलिए है क्योंकि ये एक आदमी को और औरत को इक्वली ट्रीट करता है, लेकिन इन सोसाइटी एक वुमेन आदमी के इक्वल नहीं होती, ठीक है। कोर्ट बोल रहा है कि मतलब वुमेन ज़्यादा ऑपरेस रहती हैं बेसिकली। तो जब सेक्शन 9 इन दोनों को इक्वली ट्रीट करता है तो वो उनको सेम फुटिंग पे रखता है, लेकिन सोसाइटी एक वुमेन को आदमी के जैसे सेम फुटिंग में नहीं रखती, आदमी के पास ज़्यादा पावर रहती है सोसाइटी में। तो ये ऑपरेशन कर रहा है वुमेन का ये सेक्शन, ऐसा टी सरिता वर्सेस टी वेंकट सुबैया ने बोला। थोड़ा सेंस बन रहा है लेकिन इतना भी नहीं बन रहा, मतलब कुछ बात से मैं इसकी एग्री करता हूँ, कुछ से नहीं करता।
अगला केस आया हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह 1984। अब एक साल बाद का ही केस है ये। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने उल्टी अप्रोच ली एकदम। उन्होंने बोला कि सेक्शन 9 अपहेल्ड करो उसकी वैलिडिटी और उसके एडवांटेजेस भी इनने डिस्कस करें। उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को अगर फैमिली लॉ में घुसेड़ोगे तो वो ऐसा हो जाएगा जैसे एक सांड को एक चाइना शॉप में घुसेड़ना। चाइना शॉप मतलब चीनी मिट्टी का सामान होता है ना, प्लेटें वगैरह डेलिकेट होती है, गिरते टूट जाती है, तो उस दुकान में अगर आप सांड को घुसेड़ दोगे तो तबाही मचा देगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को फैमिली लॉ में घुसेड़ोगे तो ऐसा ही होएगा जैसे वो सांड तबाही मचाएगा, वैसे वो फैमिली लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तबाही मचाएगा। ये तो काफ़ी अब्सर्ड बात है, बिल्कुल नहीं पच रही मेरे को एज अ लॉयर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो हर जगह आएगा ना यार। मतलब ऐसे थोड़ी ना है फैमिली का मैटर है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं अप्लाई होता है, ऐसे थोड़ी ना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स तो होंगे ही, फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल बोलते हैं इसीलिए। तो ये तो काफ़ी अजीब सी बात थी जो कोर्ट ने बोली। लेकिन उसके बाद इन्होंने लॉजिक दिया, लॉजिक थोड़ा ठीक था। उन्होंने बोला रेस्टिट्यूशन सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए नहीं होता, वो कोहैबिटेशन के लिए भी होता है, और कोई बार्बरस और कोर्सिव थिंग उसके बारे में कुछ नहीं है। जो अब ये थोड़ा फनी है, कोर्ट ने बोला कि जो अपना वाला केस था, सुबैया वाला केस था, उसमें एक डिसप्रपोर्शनेट एम्फेसिस लिया जज ने सेक्स पर, और वो इतना डिसप्रपोर्शनेट था कि इट्स ऑलमोस्ट एन ऑब्सेशन। और उस डिसप्रपोर्शनेट ऑब्सेशन की वजह से उनके व्यूज़ कलर हो गए और वो सिर्फ सेक्स के बेसिस पे सोचते रहे और उन्होंने बाकी चीज़ें नहीं सोची। बाकी चीज़ें क्या? बाकी चीज़ें ये कि कोर्ट ने बताया कि सेक्शन 23(2) और 23(3) में प्रोवाइडेड है मेजर्स टू रिकनसाइल द कपल बिफोर गिविंग अ डिक्री ऑफ डिवोर्स। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कोर्ट पहले ट्राई करता है रिकनसाइल करने की, फिर उनको जुडिशियल सेपरेशन, फिर उनको डिवोर्स, लास्ट मेजर होता है डिवोर्स। ठीक है, कई बार मिल जाता है डायरेक्ट भी, लेकिन कोर्ट ट्राई करता है कि पहले शादी बच जाए। तो कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 9 एक लिटमस टेस्ट है। वो लिटमस टेस्ट डिसाइड करता है कि अगर डिक्री डिसोबे हो गई तो टेस्ट हो गया भाई कि डिक्री डिसोबे हो गई, डिक्री कोर्ट ने दे दी, कोर्ट ने ट्राई कर लिया, अगर डिसोबे हो गई तो फिर वो ग्राउंड फॉर डिवोर्स बन जाएगी ना अपने आप। क्योंकि सेक्शन 13(1)(a) में अगर वो कोहैबिटेशन रिज्यूम नहीं करते 1 साल तक डिक्री पास होने के, तो वो ग्राउंड फॉर डिवोर्स हो जाता है। तो सेक्शन 9 के 2 पर्पस फुलफिल हो रहे हैं, सिर्फ सेक्स से मत सोचो, हर चीज़ से सोचो। अब हर चीज़ से तो सोचें, लेकिन अब इस रीजनिंग के बाद भी मेरे को एक बात नहीं पची कि जो ऑर्डर 21 है, ऑर्डर 21 रूल 32, ये जो बात करता है सैंक्शन की, मतलब जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है, ये एक एक्शन ले रहा है जो डिक्री नहीं मान रहा। और हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह में दिल्ली हाईकोर्ट बोल रहा है कि डिक्री 1 साल तक, और लॉ भी यही बोल रहा है एक्चुअली कि डिक्री 1 साल तक अगर कोहैबिटेशन डिक्री पास होने के बाद कोहैबिटेशन 1 साल तक नहीं करा तो वो डिवोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लिटमस टेस्ट ठीक है, लेकिन ये क्यों, ये वाली चीज़ क्यों, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी क्यों, वो वाली एक चीज़ है। तो वो डिस्कस करिए सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार ने। सुप्रीम कोर्ट ने अग्री करा हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह केस से, मतलब सेक्शन 9 की वैलिडिटी वो अपहेल्ड करी सुप्रीम कोर्ट ने भी। कोर्ट ने डिस्कस किया जो फाइनेंशियल सैंक्शन है ना, जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह है, वो प्रोवाइडेड है डिसोबीडियंस के लिए, लेकिन वो सिर्फ एक इंड्यूसमेंट है फॉर द पार्टीज टू लिव टुगेदर। अब देखो इसमें आप रीजनिंग समझो, जो पार्टनर है वो विदाउट एनी रीजन भाग गया है शादी छोड़ के, कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है। अगर रीजनेबल एक्सक्यूज होगा तो वैसे ही नहीं मिलेगी ना डिक्री। कोई रीजनेबल एक्सक्यूज के बिना अगर वो चला जाता है तो ये तो मतलब नकचड़ा बना हो गया ना यार एक तरह से। आपने शादी करी है, दैट्स अ सीरियस कमिटमेंट। तो वो सीरियस कमिटमेंट में अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो आपके पास कुछ तो रीजनेबल एक्सक्यूज होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं होगा तो थोड़ा सा फाइनेंशियल सैंक्शन लगा दिया, वो फाइनेंशियल सैंक्शन भी मतलब हट जाएगा यार। आप जब डिवोर्स लोगे अपने आप 1 साल बाद हट जाएगा। 1 साल तो थोड़ा आपको इतना सीरियस कमिटमेंट लिया है, उससे आप भाग रहे हो तो आपको कुछ तो रिपरकशन झेलने पड़ेंगे ना। मेरी तो ये रीजनिंग है, कोर्ट की भी यही रीजनिंग है। कुछ लोग क्या पता अग्री नहीं करें, लेकिन अगर आप अग्री नहीं करते हो तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि शादी एक सीरियस रिलेशनशिप है। बिना किसी रीजन मेरी मर्जी मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ, ये कोई लॉजिक थोड़ी ना होता है। तो कोर्ट ने ये वाला ही लॉजिक दिया। तो कोर्ट ने बोला कि जो ये सोसाइटी में रहने वाली बात है, ये सिर्फ एक स्टैचूट ने नहीं बनाई है, ये राइट इनहेरेंट है, शादी के साथ ये आता है। जब से शादी चली आ रही है तब से ये राइट अज्यूम किया गया है कि दोनों के पास है कि दूसरा पार्टनर उनके साथ रहे। और सफिशिएंट सेफगार्ड है सेक्शन 9 में, जैसा कि मैंने आपको बताया रीजनेबल एक्सक्यूज होगा तो वैसे ही डिक्री पास नहीं होगी। कोर्ट ने बोला सफिशिएंट सेफगार्ड है सेक्शन 9 में टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग अ टायरनी। जो बोला ना कि वो इट इज एन वेपन फॉर ऑपरेशन, वो वेपन फॉर ऑपरेशन वाली कोई बात नहीं है। कोर्ट ने सीधे सीधा बोला कि भाई रीजनेबल एक्सक्यूज है या सारी कंडीशंस दी हुई हैं तो डिक्री पास होगी ही नहीं, तो कोई टायरनी वो बन नहीं रही है।
तो कोर्ट ने इसको वैलिड हेल्ड किया। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की बात आए तो ये 3 केस लिखना मत भूलना। टी सरिता वर्सेस टी वेंकट सुबैया 1983 में उन्होंने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा आंध्रा हाई कोर्ट ने, और बोला कि ये बारबरस है और ये वेपन ऑफ ऑपरेशन है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह ने बोला कि नहीं, सिर्फ सेक्स नहीं होता है, उसके अलावा भी चीज़ें होती हैं, कोहैबिटेशन होता है और सेफगार्ड्स हैं, उसको टिरनी ना बनने दें, इसलिए पहले से ही बहुत सेफगार्ड है, उसकी रिक्वायरमेंट्स ही काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड करा। और सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार में इन्होंने और एक्सप्लेनेशन दिया, जो वो सैंक्शन लगते हैं अटैचमेंट टू प्रॉपर्टी वगैरह, उसकी रीजनिंग दी। और एक बात खुद भी सोचो ना यार, बिना सैंक्शन के अगर डिक्री पास हो भी जाएगी तो कौन ही मानेगा? कुछ ना कुछ सैंक्शन तो होना चाहिए ना डिक्री के, आप फेलियर टू कंप्लाई के पीछे कुछ तो आपके रिपरकशंस होने चाहिए, तभी तो कोई मानेगा। तो ये 3 केसेस लिखना मत भूलना अगर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात आए तो गाइज यहाँ हो गया हमारा वीडियो कंप्लीट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का। प्लीज़ सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो। सारे वीडियोस हम ऐसे ही बनाते हैं थोड़ा मस्त मज़े में, और यहाँ पे फैमिली लॉ की बाकी प्लेलिस्ट आ जाएगी, वो कर लेना। और अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार। थोड़ा कार्टून वार्टून भी बनाए इस वीडियो में मैंने, मतलब वो लड़का लड़की और वाइफ वगैरह हस्बैंड, वो मतलब अच्छे तो नहीं थे लेकिन बनाए तो सही, बना तो रहा हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।